हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल एकेडमी। मैं हूँ सारा। और डीआईसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम ऑलरेडी हीमोस्टेसिस के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम लास्ट डिसऑर्डर यानी कि डीआईसी डिस्कस करेंगे। एंड देन हम इससे रिलेटेड हीमोस्टेसिस से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हीमोस्टेसिस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो पहले आप देख लें। आपको अच्छी तरह से मैकेनिज़्म उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैकेनिज़्म मैंने 3 पार्ट्स में करे हैं। उसके बाद डिसऑर्डर हैं उसके, और फिर उसके बाद उसके जो हमारे मेजर जो डिजीज़ हैं उनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो चेकआउट कर लिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डीआईसी मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। डिसेमिनेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्प्रेड हुई हुई यानी कि फैली हुई हुई। इंट्रावेस्कुलर मीन्स आपके जो ब्लड वेसल हैं उनके बिटवीन या उनके मिड में। और कोगुलोपैथी होती है आपको याद होगा कोगुलेशन प्रोसेस। तो अगर वो प्रोसेस किसी भी वजह से उस कोगुलेशन में डिसऑर्डर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कोगुलोपैथी। डीआईसी वैसे तो एक थ्रोम्बोहेमरेजिक डिसऑर्डर है। थ्रोम्बोहेमरेजिक मीन्स आपको याद है कोगुलेशन प्रोसेस में सबसे लास्ट में हमारा जो फिब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट हो रहा था फिब्रिन में और एक थ्रोम्बस बना रहा था। दैट मीन्स के वो जो क्लॉट बन रहा है उसका हेमरेज को हम कहते हैं थ्रोम्बोहेमरेजिक डिसऑर्डर। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट हो जाए तो उसकी वजह से थ्रोम्बिन और प्लाज्मिन आपके ब्लड में सर्कुलेट करने लगते हैं और उसकी वजह से जितना भी आपका ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, तो हम इसको कहते हैं डीआईसी डिजीज़। डीआईसी जो है वो एक सेकेंडरी डिज़ीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी अपनी वजह से इसका कोई कॉज नहीं होता। ये हमेशा किसी दूसरे कॉज से ये होती है, जैसे किसी भी रिलेटेड डिजीज़ की वजह से हो गई, पॉइजनस की वजह से हो गई। इस तरह से ट्रिगर डिजीज़ है, इसको हम ट्रिगर डिजीज़ कह सकते हैं। इट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स जो आपके सर्कुलेट कर रहे हैं वो एक थ्रोम्बस टाइप बना लेते हैं। इसकी एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो जाती है ब्लड में, दैट रिजल्ट्स इन माइक्रोवेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो आपकी जो स्मॉल सी वेजल्स होती हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाती हैं अच्छे तरीके से। समटाइम्स सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो अकर होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें कि फ्रीक्वेंसी डीआईसी की क्या है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे 30 to 50% जो पेशेंट होते हैं वो सेप्सिस की वजह से होते हैं। सेप्सिस वर्ड जो है वो निकला है ब्लड पॉइजन से, और अगर ब्लड आपका पॉइजनस हो जाए तो हम उसको सेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेप्सिस जो है वो हो सकता है कोई भी एंटीबॉडी की वजह से हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया सेप्सिस कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डीआईसी का पेशेंट देखने को मिलता है। डीआईसी में भी कॉमन, और वी कैन से कि ये 50% पेशेंट जो है वो अबॉर्शन के होते हैं। आपके प्लेसेंटा में जो है वो सेप्टिक हो जाता है, इसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके एम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है। 10 to 15% डीआईसी पेशेंट जो होते हैं वो कैंसर पेशेंट भी होते हैं, और 50 to 70% को न्यूरो ट्रॉमा भी हो सकता है। मतलब वो उनका जो सीएनएस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पेशेंट होते हैं वो। इट मे बी रिलेटेड टू देयर ब्रेन और देयर स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा सिम्टम है स्किन एक्जिमा, इसकी वजह से स्किन पे पैचेस दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग फ्रॉम आईवी साइट्स। इसमें क्या होता है, आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। आपके कफ में ब्लीडिंग आ सकती है, या फिर यूरिनरी कैथरेट्स में यानी कि आपके जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पे भी ब्लीडिंग दिखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ हो, खांसी हो, पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन रहे उसको, और डिसओरिएंटेशन हो, मतलब बोलने में जो है या समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा फीवर है। अच्छा, ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो
कॉजेस में भी आपको देखने को मिलेंगे कि क्या कॉजेस होते हैं अंडरलाइंग डिजीज़, इसलिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। कॉजेज़ ऑफ DIC स्टार्ट करते हैं। सेप्सिस सबसे पहला कॉज है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सेप्सिस जो है वो ब्लड पॉइज़न को कहते हैं, जिससे अगर आपका ब्लड पॉइजनस हो गया है, वो किस वजह से ब्लड पॉइजन हुआ है, मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोक्साई, न्यूमोकोक्साई, मेनिंजोकोक्साई एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन या फिर रिकेटिसियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है हो सकता है वो है ट्रॉमा या फिर किसी भी टिश्यू इंजरी की वजह से हमारा DIC हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी या फिर बर्न्स, एक्सटेंसिव बर्न्स, कोई जल गया है। फैट एम्बोलिज्म, यस, किसी भी फैट एम्बोलिज्म की वजह से या फिर रैब्डोमियोलिसिस की वजह से भी DIC हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है वो है ड्रग्स, यानी कि आपका जो पेशेंट है हो सकता है कि वो ड्रग्स लेता हो। ड्रग्स में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ड्रग हो सकता है पेशेंट इनको लेता हो। नेक्स्ट वेस्कुलर डिसऑर्डर की बात करते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है हेमेंजियमस हो पेशेंट को या फिर एरोटिक एन्यूरिज्म्स हो। इसका मतलब है कि आर्टरी या फिर आपका हेमरेज ब्लॉक हो गया हो। वेजल जो है वो आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके जो प्लेसेंटा जब आप अबॉर्शन करवाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है। सेप्टिक अबॉर्शन, दैट मीन्स कि कोई भी पॉइजनस मटेरियल यूज़ किया हो, इस वजह से ये सब। सीवियर प्रीक्लैम्सिया है और यहाँ पे एक हेल्पिंग सिंड्रोम है जिसकी वजह से आपको DIC हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है कैंसर। कैंसर में भी ऑफ मैनी ऑफ टाइप्स, जैसे कि पेनक्रियास का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेटिक कैंसर, हिमेटोलॉजिक, मेलेंजिनेंस, ये सारे कैंसर पेशेंट को हो सकते हैं जिसकी वजह से DIC हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर, यस, हेमाटोलिटिक ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है कोई ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट ने करवाई हो ऑर्गन्स की और उसकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो आपके अगेंस्ट काम करने स्टार्ट कर दे, उसकी वजह से DIC हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन्वेमिनेशन। एन्वेमिनेशन आपको याद होगा, स्नेक के पॉइज़न को हम कहते हैं विनोम। विनोम बेसिकली स्नेक के पॉइजन को कहते हैं, उसी से ये नाम निकला है। और देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, स्नेक एंड इंसेक्ट्स के काटने की वजह से DIC हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिवर डिजीज़ हो सकती है कोई भी, और लिवर में क्या क्या हो सकता है, जो आपका फिलामेंट है वो फिर हो सकता है, क्रियोसिस या फिर फैटी लिवर भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसक्लेनियस एक्टिविटी, यानी कि शॉक या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपको DIC हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। ये आप एक विजुअल देख रहे हैं, ये देखें पैचेस टाइप बने हुए हैं, ये है DIC पेशेंट के पैचेस जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद DIC कैन हैव रीनल, यस, हेपेटिक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेलियर। नेक्स्ट, patient might be suffering from CNS diseases and cutaneous या फिर स्किन स्क्वेल हो सकता है। नेक्स्ट, थ्रोम्बोएम्बोलिक की वजह से हो सकता है कि आपके वेनस या फिर आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो जाए। थ्रोम्बोसिस इज ब्लड क्लॉट, और जो आपका आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस है उसकी वजह से आपका जो लिम है उस पर एक्जिमा आ सकता है और इंट्रा एब्डोमिनल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी कि ये जो आपको विजुअल्स में दिख रहे हैं ये आपका लिम है और इसी पे आपका हो रहा है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग में प्रेजेंट एस, जो ब्लीडिंग है जो DIC की वजह से ब्लीडिंग हो रही है वो हो सकता है पैचेस पड़ जाए या फिर एक्जिमोसिस हो जाए, ये आपको दिख रही है फिगर, और हो सकता है कि ज़ख़म बन जाए, वुंड्स बन जाए या फिर इंट्रावेस्कुलर एक्सेस हो जाए उस ब्लड को जो आपका आपके वेजल से बाहर आ रहा है।
नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो हो सकती है जीआईटी में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्लीडिंग जो है वो उसको आपके जो है जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर सकती है, और हो सकता है क्या ये सीवियर कंडीशन हो जाए। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम डीआईसी की चेकआउट करें तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डिजीज़ हुई हमें, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो हम इसमें चेक करेंगे। कोई भी डिज़ीज़ हुई अंडरलाइंग डिजीज़, उसके बाद वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होगी डिजीज़, और फिर मोनोसाइट्स आपके एक्टिवेट होंगे और एंडोथेलियल डैमेज होगा। फिर टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होंगे उसको ओवरकम करने के लिए, और फिर हमारा जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, आपको याद होगा हमने हीमोस्टेसिस के पार्ट 3 में किया था, कोगुलेशन वाले प्रोसेस में एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर क्या हुआ, थ्रोम्बिन रिलीज़ हो गया। थ्रोम्बिन रिलीज़ होने के बाद दो चीज़ें होंगी, नंबर 1 कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, और नंबर 2 फिब्रिन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा माइक्रो सर्कुलेशन में। अगर फिब्रिन डिपॉजिट होता है माइक्रो में तो एक होगा माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, दैट मीन्स कि जो स्मॉल वेजल्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। फिर होगा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, और फिर नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस। सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस में लीड्स टू ब्लीडिंग एंड फिब्रिन डिग्रेडेशन, और फिर आपका प्रोडक्ट रिलीज़ होगा सेकेंडरी फिब्रिनोलिसिस में। और यहाँ पे क्या होगा, अगर माइक्रोवेस्कुलर में थ्रोम्बोसिस हो गया तो आपका एक्जिमा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, पैचेस आ जाएंगे, और फिर वो इसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो फेलियर होंगे, जैसे कि रीनल फेलियर हो सकता है कि, और आपके जितने भी मेजर ऑर्गन हैं बॉडी के वो फेल हो सकते हैं। यहाँ पे जब कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर हुआ तो वो लीड करेगा ब्लीडिंग की तरफ ही, और इस तरह डीआईसी का प्रोसेस होता है कंप्लीट। लैब डायग्नोसिस में जितने भी टेस्ट हम डीआईसी के पेशेंट को करवा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हम करवाते हैं स्क्रीनिंग एसेस, यानी स्क्रीनिंग एसेस में आता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी टेस्ट, फिर आता है एपीटीटी टेस्ट यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नेक्स्ट हम प्लेटलेट काउंट करवाते हैं, वो आरबीसी काउंट और ब्लड स्मेल एनालिसिस जो है वो सीबीसी में आ जाता है। अगर सीबीसी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चेकआउट कर लें आप लोग आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट इज़ फिब्रिनोजेन लेवल। लैब मार्कर जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज़ टी डाइमर, एंड देन प्रोटामीन प्रोकोगुलेशन एसे फॉर फिब्रिन मोनोमर। नेक्स्ट इज़ इथेनॉल जेल एसे फॉर फिब्रिन मोनोमर्स, एंड देन थ्रोम्बिन एंटी थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज़ एंसिलरी टेस्ट विच इज़ फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जिसमें चेक करते हैं। उसके बाद एंटी थ्रोम्बिन लेवल्स चेक करते हैं, एंटी प्लाज्मिन लेवल्स चेक करते हैं, और फैक्टर नंबर 5 लेवल्स भी चेक करते हैं। वैसे तो ये सारे टेस्ट करवाते हैं हम लैब डायग्नोसिस के लिए, बट इनके कंपैरिजन में जैसे कि पीटी अगर कम है, ज़्यादा है डीआईसी में या क्या है, तो मैं इस तरह एक कंपैरिजन वीडियो बना दूँगी जो होगी आईटीपी वर्सेस टीटीपी वर्सेस एचएसपी वर्सेस डीआईसी। ओके, वो डिफरेंट वीडियो लेक्चर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जो भी स्टिमुलस है अगर तो उसको रिमूव करते हैं, प्रोकोगुलेंट जो बन जाता है जैसे कि डेड फीटस इसकी एग्जांपल है, उसको रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू। उसके अलावा फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है वो पेशेंट को देते हैं, जिसकी प्लाज्मा आपको पता है रिकवरी में कितना हेल्प करता है। देन प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट्स एंड क्रायोप्रेसिपिटेट ऑफ ब्लीडिंग इज़ डोमिनेंट, ये देते हैं पेशेंट को। उसके अलावा हम एंटी कोगुलेंट थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर थ्रोम्बोसिस अगर डोमिनेंट आ रहा है तो हम हेपेरिन जो है वो पेशेंट को ओरली दे देते हैं। इसके वजह से हमारा थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बिन क्लॉट जो है फिब्रिन का वो खुद ही डिग्रेड हो जाता है, वो खुद ही ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन सी एंड एंटी थ्रोम्बिन इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स को हम प्रोटीन सी और एंटी थ्रोम्बिन भी देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट और डीआईसी का टॉपिक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जितने भी इसमें टेस्ट इंक्लूड हैं उन सब के ऊपर अलग अलग डिफरेंट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी मैं और अपलोड करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव अ थम्स अप एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय, सी यू।